हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम लोग सिंक्रोनस मशीन में के जितने भी क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम में आए हैं उनको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग 2001 से लेकर 2017 तक आए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इन एन अल्टरनेटर अगर m नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल पर फेज हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का हमने फार्मूला पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, के डी इज इक्वल टू साइन m इंटू गामा अपॉन 2, जहाँ पे गामा क्या है, स्प्रेड फैक्टर है, और m को फिर हम बाहर ले लेते हैं साइन, और अंदर रह जाता है गामा बाय 2। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या आएगा, बी आएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। वी कर्व, सिंक्रोनस मशीन में जो वी कर्व होता है वो किस किस के बीच में बनता है। तो इसमें हमें पता है कि वी कर्व जो होता है वो होता है आई एफ, यानी कि फील्ड करंट होता है आई एक्सिस में और आर्मेचर करंट होता है वाई एक्सिस में, और फिर वी कर्व इस तरीके से बनता है फॉर डिफरेंट डिफरेंट लोड, इस तरीके से बनता है। तो ये इसका आंसर ए होगा। ओके, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर ये एक एजम्पशन का क्वेश्चन है, मतलब आपको आइडिया होना चाहिए कि आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना होता है और सिंक्रोनस रिएक्टेंस कितना होता है और लीकेज रिएक्टेंस कितना होता है। तो मशीन में सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है आपका आर्मेचर रिएक्शन, उससे थोड़ा कम होता है लीकेज रिएक्टेंस, और सबसे कम होता है हमारा रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर। तो इस हिसाब से हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या होगा, ये होगा, और हमारा सिंक्रोनस रिएक्टेंस सबसे ज़्यादा होता है तो वो ये होगा, और हमारा लीकेज रिएक्टेंस बीच में होता है तो वो ये होगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या आ गया, 3, 1 एंड 2। ओके, तो इससे आंसर क्या आया, 3, 1 एंड 2। तो वो आंसर कौन सा है, बी आंसर होगा, 3, 1 एंड 2। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग वाला ये क्वेश्चन था। उसके बाद चलते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर का क्या मतलब होता है। तो सिंक्रोनस कंडेंसर एक ऐसी चीज़ होती है, ये मशीन की वो स्टेट होती है जिसमें मशीन अपना रिएक्टिव पावर देती है। तो अगर ये मोटर है और ये मशीन कहीं ग्रिड से जुड़ी है तो मशीन आपका पावर लेती है और क्यू आपको देती है, क्यू मतलब रिएक्टिव पावर देती है। तो मशीन का ओवरऑल पावर जो होगा इनपुट का वो क्या होगा, पी, और वो दे रही है क्यू तो माइनस आ जाएगा, और जे क्यू। तो मशीन लीडिंग में काम कर रही होगी और वो जाहिर सी बात है ओवर एक्साइटेड होगी। मशीन कभी भी क्यू कब देना शुरू करती है, जब उसके पास खुद रिएक्टिव पावर सफिशिएंट होता है, तो वो ओवर जितना भी एक्साइटेशन होता है वो सिस्टम में सप्लाई करती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, इसका आंसर रहेगा डी, इसका आंसर आपका रहेगा डी। एंड ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ऑपरेटिंग एट नो लोड। तो जब भी हम सिंक्रोनस कंडेंसर की बात करते हैं तो वो हमेशा नो लोड पर रहता है और लीडिंग पावर फैक्टर पर रहता है। ठीक है, तो लीडिंग हमने कैसे देखा था, क्योंकि उसका पावर क्या था, माइनस जे क्यू। तो जब भी माइनस आएगा तो हमारा क्या होगा, लीडिंग। ओके, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये फिर से एक मैच द फॉलोइंग है। तो इसमें पूछा गया है कि सिंक्रोनस मशीन में अगर इम्पीडेंस मेथड करेंगे तो उसमें क्या क्या यूज़ होता है, और अगर हम करेंगे जीरो पावर फैक्टर मेथड तो उससे क्या होगा। तो जब भी अमेरिकन स्टैंडर्ड मेथड आएगा तो अमेरिकन स्टैंडर्ड मेथड में हम एमएमएफ और ईएमएफ के साथ साथ सैचुरेशन को भी ऐड करते हैं, तो इसका हो जाएगा 4। ठीक है, और अगर हम जीरो पावर फैक्टर की बात करें, जीरो पावर फैक्टर में दोनों का इस्तेमाल होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, और ईएमएफ मेथड जो होता है हमारा वो होता है एमएमएफ मेथड। सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड क्या होता है आपका, ईएमएफ मेथड होता है, और आपका जो
एमएमएफ मेथड होता है वो इसमें नाम से ही पता चल रहा है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 में प्रीडोमिनेंटली एमएमएफ फेज़र, यानी कि एमएमएफ फेज़र की मदद से हम वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर ए किससे लिंक हो रहा है? ए आपका लिंक हो रहा है, ये हो रहा है 1 से, बी आपका लिंक हो रहा है 2 से, सी आपका लिंक हो रहा है 3 से और 4। तो यानी कि आंसर क्या होगा? 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको आंसर देख लेते हैं। तो आंसर इसका हो गया ए का 1 2 3 4, तो इसका ए आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं सिलेंड्रिकल रोटर मशीन में स्टेटर और एमएमएफ को हम जोड़ देते हैं। हम जब फेज़र बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं कि ये हमारा एफएफ हो गया, ठीक है, ये हमारा ई हो गया, और एक जो हम करंट के साथ बनाते हैं, मतलब ये आपका लैगिंग करंट हो गया और इसी की डायरेक्शन में आपका हो गया एफ आर्मेचर। तो हम हमेशा आर्मेचर को और एफएफ को ऐड करते हैं इस तरीके से ऐड करते हैं, और हमारा रिजल्टेंट क्या आता है? हमारा रिजल्टेंट आता है एफ आर। ठीक है, तो हम इसे क्यों ऐड कर पाते हैं? तो कभी भी अगर दो फेज़र ऐड होते हैं तो यानी कि वो एक ही टाइम फ्रेम में हैं, मतलब वो एक ही स्पीड से रोटेट कर रहे हैं और एक ही स्पेस और टाइम में एक ही जगह हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका होगा बिकॉज 2 एमएमएफ आर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अगर वो स्टेशनरी नहीं होते, आपका एफएफ की स्पीड कुछ और होती, आपके एफएफ की स्पीड मान लीजिए सिंक्रोनस होती और आपके एफआर की स्पीड कुछ और होती, मान लीजिए वो होती n2। तो इन दोनों को आप एडिशन नहीं कर सकते थे क्योंकि ये दोनों अलग स्पीड पर हैं, एक अलग टाइम पर चल रहे हैं, तो ऐसे में एडिशन नहीं होता है। ठीक है, तो एडिशन क्यों पॉसिबल है? क्योंकि दोनों एक ही स्पीड में रोटेट करते हैं ns, और जब कोई दो चीज़ें एक ही स्पीड पर चल रही होती हैं तो वो रिलेटिवली स्टेशनरी होती है। इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए दो बाइक हैं, वो दोनों एक ही स्पीड पे चल रही हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए स्टेशनरी है, ना कोई आगे जा रहा है ना कोई पीछे जा रहा है, दोनों साथ चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे ये पूछा गया है कि सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड ऑफ फाइंडिंग वोल्टेज रेगुलेशन बाय अ सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर इज जनरली कंसिडर्ड एज पेसिमिस्टिक। तो पेसिमिस्टिक माना जाता है कि ऑप्टिमिस्टिक माना जाता है, ये पूछा गया है। तो पेसिमिस्टिक का मतलब होता है कि जितना उसमें वोल्टेज रेगुलेशन आना चाहिए उससे कम आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सैचुरेशन को मानते ही नहीं हैं। ठीक है, तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड जो होता है वो आपका क्या होता है? वो आपका पेसिमिस्टिक मेथड है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो गया। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर पूछा गया है कि पावर फैक्टर ऑफ सिंक्रोनस मोटर इम्प्रूव्स विद एक्साइटेशन। तो इसके लिए हम वी कर्व को बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये आपका वी कर्व हो गया, ये आपका हो गया आर्मेचर करंट, और ये आपका इस तरीके से वी कर्व बन गया। तो इस पे अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे हम एक्साइटेशन बढ़ाते हैं तो पहले तो हमारा पावर फैक्टर अच्छा होता है। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लीड है और यहाँ पर हमारा होता है लैगिंग, और कहीं सेंटर पॉइंट पे होता है यू पी एफ। तो पहले तो हमारा जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव होता है, उसके बाद फिर से ख़राब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा पावर फैक्टर कहाँ पे रहता है? वो रहता है इस पॉइंट पर, जब मशीन बिल्कुल नॉर्मल एक्साइटेशन में काम कर रही होती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, क्योंकि इम्प्रूव्स with increase in excitation and may even become leading at high excitation। तो हाई एक्साइटेशन पे वो फिर से ख़राब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर। 9 पर आपको एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है कि दो मशीन्स हैं, एक अल्टरनेटर है जिसे हम जनरेटर कहते हैं, वो जनरेटर सप्लाई कर रहा है किसे? एक मोटर को, जो एक इंडक्शन मोटर है। ठीक है, इंडक्शन मोटर को सप्लाई कर रहा है। तो ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जनरेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें
फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? एफ स्पीड इंटू नंबर ऑफ पोल्स डिवाइडेड बाय 120। ये 120 एफ बाय पी वाला ही फॉर्मूला रहेगा। तो इससे हमने क्या फाइंड आउट किया कि इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़। तो अब हमें ये पता चल गया कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। ठीक है, तो अब ये 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जब इंडक्शन मोटर में जाएगी, मतलब 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का जब सप्लाई, जब वोल्टेज इंडक्शन मशीन में जाएगा, तो वो इंडक्शन मशीन में एक अपना अलग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या होगी, उसको फिर इसी फार्मूले से निकाल लेंगे। एन एस कितना होगा? 120 एफ, अब हमें पता चल गया 50 हर्ट्ज़ है, इंटू इंडक्शन मशीन के पोल। ठीक है, तो इंडक्शन मशीन के पोल कितने हैं? वो उन्होंने 8 दिया है। तो 8 दिया है तो ये कितना आएगा? ये आएगा 750। ठीक है, तो 750 इसका आ गया आपके नंबर ऑफ पोल्स, वो नंबर ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड, जिसे सिंक्रोनस स्पीड हम कहते हैं। ठीक है, तो अब सिंक्रोनस स्पीड हमारे पास आ चुकी है इंडक्शन मशीन की। तो इंडक्शन मशीन की सिंक्रोनस स्पीड क्या है? 750। अब उसने क्या कहा है कि रोटर में जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 हर्ट्ज़ की है। ठीक है, तो यहाँ से हमें स्लिप निकल जाएगी। तो स्लिप क्या होती है? स्लिप होती है फ्रीक्वेंसी इन रोटर डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इन स्टेटर। तो ये क्या हो गया? 2 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, इस पे इसे डिवाइड करेंगे, एक जीरो आएगा, और जब इसे डिवाइड हम करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 0.04। तो हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई 0.04। अब फ्रीक्वेंसी जब आ गई तो इंडक्शन मशीन में फार्मूला क्या होता है? रोटर की स्पीड इज इक्वल टू 1 माइनस फ्रीक्वेंसी, 1 माइनस स्लिप इनटू सिंक्रोनस स्पीड। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, सिंक्रोनस स्पीड हमने निकाल ली है 750 है, स्लिप हमने निकाल ली, वो कितनी आई? 0.04। तो जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 720। ठीक है, इसको करने का एक शॉर्टकट तरीका क्या है कि अगर आपने सिंक्रोनस स्पीड निकाल ली है इंडक्शन मशीन की, तो आपको ये पता ही ये रहता है कि इंडक्शन मशीन हमेशा अपनी सिंक्रोनस स्पीड से कम पर काम करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बस एक ही बचता है जो सिंक्रोनस स्पीड से कम पर है, वो है 720। बाकी से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 720 हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्लिप टेस्ट की बात करते हैं। तो स्लिप टेस्ट जब भी होता है तो स्लिप टेस्ट में आर्मेचर एमएमएफ जब भी क्वाड्रेचर एक्सिस से अलाइन होगा, मतलब अगर इस तरीके का, हम हमेशा किस टाइप के रोटर में करा जाता है स्लिप टेस्ट? हमेशा जो हमारे सेलिएंट पोल रोटर होते हैं उनमें हमारा स्लिप टेस्ट होता है। ठीक है, तो इस टाइप के रोटर में सबसे ज़्यादा करंट की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब सबसे ज़्यादा रिलक्टेंस होगा सर्किट में। और सबसे ज़्यादा रिलक्टेंस सर्किट में कब होगा? आपको जब एमएमएफ, जो आपकी फ्लक्स है, जो आपका एमएमएफ है और जो फ्लक्स है वो जब इस क्वाड्रेचर एक्सिस से फ्लो करेगा, तो क्वाड्रेचर एक्सिस से फ्लो करने के लिए उसको ज़्यादा एमएमएफ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ज़्यादा एमएमएफ की ज़रूरत अगर क्वाड्रेचर एक्सिस से पड़ रही है तो वो ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा, क्योंकि डायरेक्ट एक्सिस में तो ज़्यादा आयरन का पार्ट है, तो इसका रिलक्टेंस कम होगा, और जब रिलक्टेंस कम होगा तो कम एनर्जी लगेगी, कम करंट लगेगा। लेकिन क्वाड्रेचर एक्सिस में आपका क्या है? रिलक्टेंस कम है, क्योंकि आयरन पार्ट कितना है? बहुत कम है आयरन पार्ट, ये आयरन पार्ट है। तो जब आयरन पार्ट कम है तो आपका रिलक्टेंस बढ़ गया, क्योंकि एयर गैप ज़्यादा है, यहाँ पे एयर ज़्यादा है। तो ऐसे केस में आपको करंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी टू डेवलप सेम फ्लक्स को डेवलप करने के लिए ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो करंट हमेशा ज़्यादा कब होगा? वो होगा क्वाड्रेचर एक्सिस में। ओके, या इसका आंसर आपका बी हो गया। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 फिर से मैच द फॉलोइंग है। तो इसमें पूछा गया है कि आपका ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों किया जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन, उसको लिंक करना है हमें
किससे उसे लिंक करना है हमें 1 2 3 4 में से आपको कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है। तो ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट हमेशा किया जाता है डायरेक्ट एक्सिस को निकालने के लिए, ठीक है। और ओपन सर्किट और जीरो पावर फैक्टर को, ये क्या होता है, ये पोर्ट्रेट ट्रायंगल वाला है। तो पोर्ट्रेट ट्रायंगल अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पोर्ट्रेट ट्रायंगल पढ़ लीजिएगा। पोर्ट्रेट ट्रायंगल हमेशा किसके लिए होता है, लीकेज के लिए होता है, ठीक है। स्लिप टेस्ट क्यों निकाला जाता है, स्लिप टेस्ट अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में, स्लिप टेस्ट निकाला जाता है इन दो चीज़ों के लिए। स्लिप टेस्ट जब भी हम करते हैं तो हम XT और क्वाड्रेचर एक्सिस के रिएक्टेंस को निकालते हैं। तो इन दोनों को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्लिप टेस्ट, ठीक है। और फिर एक ऑप्शन बचा जो कि ऑब्वियसली थ्री ही हमारा आखिरी बचा है, तो ये आपका 3 पे हो गया। तो इस हिसाब से हमने जब लिंक किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा C। तो C इसका करेक्ट है, A 2 के साथ, B 1 के साथ, C 4 के साथ और D 3 के साथ, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे हमसे ये पूछा गया है कि एक 50 MVA 10 kV का जनरेटर है जिसका रिएक्टेंस 2 ओम है, ठीक है। पॉइंट एक्चुअली ये थोड़ा गलत क्वेश्चन है, ये 2 ओम होना चाहिए था। तो अगर 2 ओम पर फेज उसका रिएक्टेंस है तो वो पूछ रहा है कि पर यूनिट वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले पर यूनिट वैल्यू देखते हैं। तो किसी भी चीज़ की पर यूनिट वैल्यू निकालने के लिए, पर यूनिट निकालने के लिए उसका रिएक्टेंस का पता होना चाहिए, डिवाइड बाय आप बेस किसे मान रहे हैं, ठीक है। तो बेस के लिए उन्होंने हमें कंडीशन अलग से दे दी। अगर ये कंडीशन नहीं देते तो हम इस ऊपर वाली कंडीशन पे निकाल लेते। देखिए उन्होंने क्या बोला कि रिएक्टेंस ऑन अ बेस ऑफ 100 MVA एंड 25 kV। तो अब हम इसी पर निकालेंगे उसे। तो 100 MVA के लिए जेड क्या होगा, जेड बेस निकालना हमें किस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए। तो ये होगा 25 का स्क्वायर, मतलब केवी है और नीचे 100। तो केवी का स्क्वायर और MVA आपस में कैंसिल कर लेंगे, इसको ऐसे कर सकते हैं 10⁶ हो जाएगा, ये भी, ये 10⁶ हो जाएगा, तो ये कट हो जाएगा और ये आंसर कितना आ जाएगा 6.25, ठीक है। ये 6.25 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमने क्या पढ़ा था, जेड अपॉन जेड बेस हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो जेड क्या है 2 डिवाइडेड बाय 6.25। तो जब हमने इसे डिवाइड किया, सॉरी ये 0.2 ही रहेगा, तो ये क्या आएगा 0.032 आंसर आएगा, ओके। तो वो आंसर कौन सा होगा आपका, वो आंसर आपका C हो जाएगा, ओके। फिर दोबारा से स्लिप टेस्ट का क्वेश्चन आया। तो स्लिप टेस्ट में अभी हमने क्या देखा था कि XD क्या रहेगा और XQ क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा करंट की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, जब हम क्वाड्रेचर एक्सिस में होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, क्वाड्रेचर एक्सिस का रिएक्टेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, V/I। तो हमें ये पता है कि क्वाड्रेचर एक्सिस में करंट ज़्यादा होता है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, मैक्सिमम, और जस्ट इसका अपोजिट लेंगे वोल्टेज में, ठीक है। तो इसको निकाल लेते हैं। तो V मिनिमम हमारा क्या है 96, ठीक है। ये आपका V मिनिमम हो गया, ओके। तो V मिनिमम आपका है 96 डिवाइडेड बाय I मैक्सिमम, ये मिनिमम हो गया, मैक्सिमम। तो I मैक्सिमम कितना है 12, तो ये कितना आ गया 8। तो यहाँ पे ऑप्शन में XQ 8 A ऑप्शन है, ठीक है। तो हम लोगों का A ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि DC मोटर, DC जनरेटर, अल्टरनेटर और इंडक्शन मोटर एक साइड दिया है, उसको आपको कनेक्ट किससे करना है, उससे रिलेटेड जो भी आपको सही लग रहा है 1 2 3 4 में। तो सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं। तो DC मोटर में हमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। DC जनरेटर में क्या इंपॉर्टेंट होता है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि हमें बताती है कि कितना वोल्टेज कब जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो DC जनरेटर में हमें हमेशा जनरेटेड वोल्टेज से ही मतलब रहता है, तो इसलिए
बी आपका 3 से लिंक हो गया, ठीक है। और उसके बाद पूछा गया अल्टरनेटर, ठीक। तो अल्टरनेटर आपका क्या होता है, अल्टरनेटर मतलब सिंक्रोनस मशीन का कर्व वी कर्व होता है, ठीक है। और इंडक्शन मशीन में हमारे सर्किल डायग्राम्स बनते हैं। सर्किल डायग्राम बाकी और किसी में नहीं बनते, तो इंडक्शन मोटर का सीधा कनेक्शन किससे हो गया, सर्किल डायग्राम से। अल्टरनेटर में ओपन सर्किट, टॉर्क स्लिप और सर्किल डायग्राम का कोई लेना देना नहीं है, तो वी कर्व से कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 14 का बी आ जाएगा। जब आप ए को 3 से, बी को 4 से, सी को 2 से और डी को 1 से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो इनमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है आपको, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, इफ़ द फील्ड ऑफ सिंक्रोनस मशीन इज अंडर एक्साइटेड, तो पावर फैक्टर क्या होगा। तो इसका एक बहुत अच्छा शॉर्टकट सा तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले एक मशीन बनाइए, ये आपकी मोटर हो गई, ठीक है। ये सप्लाई ले रही है कहाँ से, किसी सोर्स से या ग्रिड से। तो मशीन हमेशा पावर लेती है, रियल पावर लेती है, क्योंकि उसे कहाँ देना होता है, मैकेनिकल पावर देना होता है। तो वो पी तो उसका इन हो गया। तो जब भी मशीन अंडर एक्साइटेड होगी, तो अंडर एक्साइटेड मतलब उसके पास खुद की रिएक्टिव पावर कम है, तो मतलब वो बाहर सिस्टम से और रिएक्टिव पावर लेगी अपनी कम रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करने के लिए। तो मतलब कि वो और ले रही है, तो मतलब प्लस जे क्यू, ठीक है। अगर वो खुद के पास ज़्यादा रिएक्टिव पावर होती तो वो देती, मशीन सिस्टम में देती फिर रिएक्टिव पावर, तो यहाँ पे माइनस आ जाता, ठीक है। यहाँ पे माइनस आ जाता, लेकिन अभी प्लस है। तो P प्लस जे क्यू जब भी होता है, ये आपका होता है लैगिंग, ठीक है। तो लैगिंग होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ए। ये सबसे इजी तरीका है ये पता करने का कि मशीन अंडर एक्साइटेड। अगर जनरेटर होता तो जनरेटर के केस में जस्ट अपोजिट होता, जनरेटर अगर होता तो जनरेटर के केस में, और अंडर एक्साइटेड होता जनरेटर, तो जनरेटर हमेशा पावर देता है, तो पी तो आउटसाइड जा रहा है। और क्योंकि अंडर एक्साइटेड है, तो आपका क्यू क्या होगा, वो और लेगा क्यू। तो इसका कैसा था, पी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो पी माइनस जे क्यू, तो ये लीडिंग हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ज़्यादा आपको ईजी पड़ेगा, ठीक है। फिर आया क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा है कि टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक सिंक्रोनस मशीन की क्या होती है। तो सिंक्रोनस मशीन में एक ही स्पीड होती है, टॉर्क उसमें कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन लोड। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है सेम स्पीड को, तो पहला ही ऑप्शन है। यहाँ पे स्पीड आपकी कांस्टेंट है, एक ही जगह पर है, और टॉर्क आपका वेरी कर रहा है, ठीक है। तो वो ये ऑप्शन इजीली आप मार्क कर सकते हैं इसमें, ये आपका ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन क्या हैं, इसमें कांस्टेंट टॉर्क है बी में, इसमें वेरिएबल है, और इसमें तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका, कि मैच द फॉलोइंग, फिर से मैच द फॉलोइंग है। तो मैच द फॉलोइंग में आपने सबसे पहले देखना है कि डैम्पर वाइंडिंग्स का इस्तेमाल कहाँ होता है। डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल होता है सिंक्रोनस मशीन में, वो भी किस चीज़ के लिए, उनको स्टार्टिंग टॉर्क, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर्स जो होती हैं, सिंक्रोनस मशीन जो होती है सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती हैं, तो उनको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आया इंटरपोल। इंटरपोल आपने सुना होगा डीसी मशीन्स में होते हैं, तो इसका आंसर डीसी मशीन हो गया। डीसी मशीन में जनरेटर में अक्सर लगते हैं क्या, आपके इंटरपोल्स। क्यों लगते हैं, आर्मेचर रिएक्शन को मैनेज करने के लिए। कंजर्वेटर का काम सिर्फ ट्रांसफार्मर में होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में इस तरीके का ट्रांसफार्मर होता है, तो आपने देखा होगा कि ऊपर एक टैंक बना होता है इस तरीके का, उस टैंक को कंजर्वेटर कहते हैं, तो वो और किसी मशीन में नहीं होता है। तो डी का ऑप्शन हो गया 4। और एंड रिंग्स आपकी हमेशा लगती हैं किस में, डीसी मशीन में, ठीक है। तो वो डीसी मशीन में हो गया, ठीक है। तो इसको जब आप कनेक्ट करेंगे तो वो आपका क्या आएगा, आंसर आएगा आपका डी, ठीक है। ये डी आपका ऑप्शन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में सिंक्रोनस रिएक्टेंस
क्या होता है? तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस होता है एक्स एस बराबर एक्स आर्मेचर प्लस एक्स लीकेज। तो ऐसा यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन है? सी, क्योंकि सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्या होता है? कंबाइंड रिएक्टेंस होता है, किसका? लीकेज का और आर्मेचर रिएक्शन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका सी हो गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 19 फिर से आपका मैच द फॉलोइंग है। तो मैच द फॉलोइंग में आपको करने का एक अच्छा तरीका क्या होता है कि आपको जो चीज़ पता है आप पहले उसको कनेक्ट कर दो। तो जैसे फुल पिच का क्या मतलब होता है? फुल पिच का मतलब होता है जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो कॉइल यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ जाके ख़त्म होगी। तो यानी कि दोनों आपकी बराबर हो जाएंगी। नॉर्थ से साउथ को क्या बोलते हैं? पोल की पिच। और कंडक्टर में एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर के बीच की पिच को क्या बोलते हैं? इस पिच को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कॉइल की पिच। ठीक है, तो दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी फुल पिच की कंडीशन। तो फुल पिच आपका क्या हो गया कि दोनों बराबर होती हैं। फिर कॉर्डेड मतलब शॉर्ट पिच। शॉर्ट पिच का आपका ये हो गया। ठीक है, ये कनेक्ट कर दिया। अब सिंगल लेयर क्या होता है? जहाँ एक स्लॉट में एक ही वायर होती है, तो इसका थर्ड नंबर हो गया। क्या लिखा है उसमें? नंबर ऑफ स्लॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइल्स। और डबल में क्या होता है आपके? डबल में आपके होता है एक स्लॉट में दो वायर। ठीक है, तो ऐसे कनेक्ट कर लिया हमने। तो इसका हमारा क्या आंसर हो गया? इसका हमारा आंसर हो गया ए। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया ए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में फिर से आपको पूछा गया है मैच द फॉलोइंग। तो इसमें आपने कौन सा टेस्ट कहाँ पर पढ़ा है उसको आपको कनेक्ट करना है। तो स्लिप टेस्ट अभी हमने देखा था, स्लिप टेस्ट किसके लिए होता है? अल्टरनेटर के लिए। तो सी का तो डायरेक्टली क्या हो गया? 1 हो गया, तो ये 1 सी का हो गया। फिर ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं हम? ट्रांसफार्मर में हम संपूर्ण टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण टेस्ट क्या हो गया? ए का 3 हो गया, तो ए का हमारा 3 हो गया। फिर डीसी मोटर में हम क्या करते हैं? डीसी मोटर्स में हम लोग करते हैं स्वाइनबर्न टेस्ट। ठीक है, एफिशिएंसी निकालने के लिए। और इंडक्शन मशीन में हमारा होता है ब्लॉक रोटर टेस्ट। ठीक है, तो इसके सिर्फ ए एक ऐसा ऑप्शन है जो इसको फॉलो करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 22 क्वेश्चन में। तो 22 क्वेश्चन में क्या बोला गया है? पूछा गया है कि एस सी आर रेशो। सबसे पहले एस सी आर रेशो को समझते हैं। वो होता है आई फील्ड करंट अपॉन आई फील्ड करंट। पहला वाला फील्ड करंट क्या है? वो फील्ड करंट जिस पर वी रेटेड आ जाए। और दूसरा फील्ड करंट कौन सा है? वो फील्ड करंट जिस पर आई शॉर्ट सर्किट आई रेटेड के बराबर हो जाए। क्योंकि जब भी हम फील्ड करंट बढ़ाते हैं तो हमारा वोल्टेज चेंज होता है और शॉर्ट सर्किट करंट भी चेंज होता है। ये हमने ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में पढ़ा था। तो इसका जो रेशो है वो जितना ज़्यादा होगा उतना मशीन के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा रेशो होगा उतना ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट होगा। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया है कि पहली स्टेटमेंट क्या सही है, और अगर पहली स्टेटमेंट सही है तो क्या उसका रीज़न भी सही है। तो इस केस में लिखा गया है द शॉर्ट सर्किट रेशियो ऑफ 3 फेज अल्टरनेटर शुड बी हाई, जो कि बिल्कुल सही है। तो आपका ए आपका बिल्कुल सही है। फिर आर क्या है? अ हाई वैल्यू ऑफ एस सी आर विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन इंक्रीज द मैक्सिमम आउटपुट। तो बी भी हमारा सही है। और फिर हमें ये पता लगाना है कि क्या ए और बी सही में रिलेटेड हैं, क्या बी ए का सही रीज़न है। तो जी हाँ, बी ए का सही रीज़न है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? सही ए होगा। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही दोनों सही हैं। और सही के साथ साथ आर सही एक्सप्लेनेशन भी है ए का। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन आपको दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़कर उन्हें रिलेट करना होगा कि क्या वो एक दूसरे को
सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में अगेन मैच द फॉलोइंग है। तो इसमें पूछा गया है कि डैम्पर बार्स की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो डैम्पर बार्स अभी हमने पढ़ा था कि सिंक्रोनस मशीन में सेलिएंट पोल में पड़ती है। किस तरीके से होते हैं डैम्पर बार, इस तरीके का अगर रोटर है तो यहाँ पर एक बार्स लगा देते हैं हम, ताकि वो मशीन को सेल्फ स्टार्टिंग बनाए। ठीक है, इसमें हम लोग एक एक बार इनपुट कर देते हैं। तो मशीन जब स्टार्ट करती है सिंक्रोनस मशीन, तो उसमें स्टार्टिंग टॉर्क 0 होता है। तो सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम डैम्पर बार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इक्वलाइज़र रिंग क्या होता है। तो इक्वलाइज़र रिंग का मेन काम होता है डीसी जनरेटर में वोल्टेज को बैलेंस रखना, कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी पोल के अंडर में ज़्यादा वोल्टेज बन रहा है किसी पोल के, क्योंकि मान लीजिए 4 पोल है तो 4 पोल में नॉर्थ साउथ होगा। तो इस नॉर्थ के नीचे जो कंडक्टर है और इस नॉर्थ के नीचे जो कंडक्टर है, दोनों में सेम वोल्टेज जनरेट होगा तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो कोई सर्कुलेटिंग करंट भी फ्लो नहीं करेगा। तो इन दोनों कंडक्टर में सेम वोल्टेज जनरेट हो, इसलिए इक्वलाइजर रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो बी आपका क्या हो गया, बी हो गया आपका 4 और ए हो गया आपका 2। ठीक है, फिर स्क्यूड स्लॉट। तो स्क्यूड स्लॉट जो आप हमारे होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है सिंक्रोनस मशीन में, ताकि कॉगिंग से बचा जा सके। कॉगिंग क्रॉलिंग एक इफ़ेक्ट होता है इंडक्शन मशीन में, इंडक्शन मशीन में जो कॉगिंग और क्रॉलिंग इफ़ेक्ट होता है उसको कम करने के लिए, उसको हटाने के लिए और साथ ही साथ मशीन में कम नॉइज़ पैदा करने के लिए हम स्क्यूड कर देते हैं स्लॉट्स को। तो ये किस तरीके से होते हैं, इस तरीके का रोटर होता है। इसमें कंडक्टर ऐसे लग सकते हैं, पर ये स्ट्रेट कंडक्टर लगाने से क्या होता है, या नॉइज़ भी होती है और लॉकिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको तिरछा लगाते हैं इस तरीके से, तो इसे बोलते हैं स्क्यूड। ठीक है, तो स्क्यूइंग बोलते हैं इस प्रोसेस को। तो स्क्यू करने से क्या होता है, नॉइज़ कम होती है और लॉकिंग की यानी कि कॉगिंग होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो और लास्ट क्या है, वाटर कूल डक्ट। तो एक ही ऑप्शन बचता है फिर 1। तो सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस जनरेटर में वाटर कूलिंग डक्ट्स होते हैं ताकि मशीन को ठंडा रखा जा सके, क्योंकि हाई करंट उसमें फ़्लो करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा ए, क्योंकि ए ऑप्शन वो सारी चीज़ें सेटिस्फाई कर रहा है, ए को 2 के साथ, बी को 4 के साथ, सी को 3 के साथ एंड डी को 1 के साथ। ठीक है, इसको आप फिर से देख सकते हैं। फिर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर भी होते हैं, आपके थर्मल पावर प्लांट में भी सिंक्रोनस जनरेटर लगते हैं और आपके हाइड्रो पावर प्लांट में भी सिंक्रोनस जनरेटर लगते हैं। तो इन दोनों टाइप के सिंक्रोनस जनरेटर में अंतर क्या होता है। तो वो पूछा है कि हाइड्रोलिकली ड्रिवन मशीन, मतलब जो पानी से चलने वाली सिंक्रोनस जनरेटर होते हैं, उनमें स्टीम टरबाइन के मुकाबले क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले तो उसको समझ लेते हैं। जो आपकी स्टीम टरबाइन होती है वो आपकी बहुत ज़्यादा स्पीड पे रोटेट करती है। तो वो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पीड पे रोटेट करती है, तो आपको उसको आप ज़्यादा चौड़ा या ज़्यादा उसका डायमीटर नहीं रख सकते, क्योंकि जितना बड़ा डायमीटर होगा उतना ज़्यादा मुश्किल होगा हाई स्पीड पे रोटेट करना। तो एक तो उसका डायमीटर कम होता है, सबसे पहली चीज़। दूसरा, क्योंकि डायमीटर कम है तो अब कहीं ना कहीं से तो उसको सरफेस एरिया तो उसका बढ़ाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया फ्लक्स से लिंक करेगा उतना ज़्यादा ईएमएफ पैदा होगा, तो इसलिए उसको लंबा बना देते हैं। ठीक है, तो एक तो ये पतले और लंबे होते हैं स्टीम टरबाइन में, और क्योंकि ये हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं तो इसलिए इनमें नंबर ऑफ पोल्स कम भी कोई दिक्कत नहीं करते। ठीक है, तो इनमें नंबर ऑफ पोल्स कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ पोल कम होंगे उतनी ज़्यादा हाई स्पीड होगी। ठीक है, और 50 हर्ट्ज़ के लिए अगर हम फ्रीक्वेंसी को देखें तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, n इंटू नंबर ऑफ पोल अपॉन 120। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी
उतना हम पोल कम रख सकते हैं, तो इसलिए इनमें पोल भी कम होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हाइड्रो टर्बाइंस होती हैं, हाइड्रो टर्बाइन ड्रिवन जनरेटर जो होते हैं, उनमें क्या क्या होता है, वो जस्ट इसके अपोजिट होते हैं। एक तो उनका डायमीटर ज़्यादा होता है, लेंथ कम होती है। ठीक है, उनकी लेंथ कम होगी, डायमीटर ज़्यादा होगा, और उनमें पोल्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि स्पीड कम है तो पोल बढ़ाने पड़ेंगे हमें सेम फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए। तो इसका अगर हम देखेंगे आंसर, तो इसका आंसर बी आएगा। नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स ज़्यादा होंगे, लेंथ उनकी कम होगी, नंबर ऑफ़ पोल्स भी ज़्यादा होंगे, और ऑपरेटिंग स्पीड कम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा बी। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि प्राइमरी रीज़न क्या है। अब हमने देखा कि सिंक्रोनस मशीन में जो रोटर होते हैं उसमें हमारी फील्ड वाइंडिंग लगती है, जबकि डीसी मशीन में फील्ड कहाँ लगती है? स्टेटर में। तो ऐसा हमने उल्टा क्यों किया? हमने आर्मेचर को बाहर स्टेटर पे और रोटर को अंदर क्यों रखा? तो ऐसा इसलिए रखा है क्योंकि अगर रोटर को, एक तो सबसे पहली बात कि सिंक्रोनस मशीन में स्टेटर बहुत हाई वोल्टेज और बहुत हाई पावर मैनेज करते हैं। मतलब अगर 11 केवी और 1 किलोवाट, 2 किलोवाट या 1-1 मेगावाट के जनरेटर हैं तो अगर 1-1 किलोवाट के जनरेटर हैं तो उन जनरेटर में पावर बहुत ज़्यादा है, तो उनको रोटेटिंग साइड में रखेंगे तो हमें पावर कैसे लेंगे? उनके ब्रश के थ्रू लेंगे। तो ब्रश के थ्रू इतना ज़्यादा पावर मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए भी आर्मेचर में को बाहर रखा जाता है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट और बहुत ज़्यादा पावर हैंडल करना पड़ता है, तो इसलिए इंसुलेशन की ज़रूरत भी पड़ती है। तो इसका आंसर बी ज़्यादा एक्यूरेट होगा, क्योंकि इंसुलेशन ऑफ हाई वोल्टेज बहुत ज़्यादा लगता है। तो वो रोटर को, अगर रोटर में हम आर्मेचर को रखेंगे तो बहुत ज़्यादा हैवी बना देगा उसे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हाई वोल्टेज के साथ वेरी हाई इंसुलेशन भी आता है, और जो कि बहुत हेक्टिक और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इसलिए उसे स्टेटर में रखा जाता है। ठीक है, बाकी के रीज़न्स भी सही हैं, लेकिन मेन रीज़न इंसुलेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि पावर ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन। तो सबसे पहले उसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो पावर ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन क्या होता है? 3, मतलब हर फेज का एक, ई एक्साइटेशन वोल्टेज इंटू टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय एक्सेस इंटू साइन डेल्टा, ये फार्मूला होता है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि किस पे डिपेंड करती है? तो पावर किस पे डिपेंड करता है? ई पे डिपेंड करता है, वी पे डिपेंड करता है, डेल्टा पे डिपेंड करता है, और एक्सेस पे, मतलब 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है? सप्लाई वोल्टेज, तो बिल्कुल सही बात है, सप्लाई वोल्टेज आपका वी हो गया। ठीक है, एक्साइटेशन करंट, तो एक्साइटेशन करंट ई को मैनेज करता है, जितना ज़्यादा एक्साइटेशन करंट होगा उतना ज़्यादा आपका ई होगा। तो ये भी बिल्कुल सही है, इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और तीसरा क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड एंगल, तो बिल्कुल सही बात है, लोड एंगल पे भी डिपेंड करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा है कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो शॉर्ट सर्किट में जो कौन सा ऐसा लिमिट करता है शॉर्ट सर्किट को, कौन सी ऐसी चीज़ें जो लिमिट करती है? तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो लिमिट करती है सिंक्रोनस रिएक्टेंस इन सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। मतलब कि सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है आपका ट्रांजिएंट रिएक्टेंस जिसे एक्स डैश बोलते हैं, उसके बाद आता है आपका सिंपल सिंक्रोनस रिएक्टेंस। ठीक है, क्योंकि ट्रांजिएंट कंडीशन में बहुत मोमेंट्री 1-2 सेकंड के लिए आपका जो रिएक्टेंस रहता है वो बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली लो हो जाता है, बहुत लो हो जाता है, तो आपका शॉर्ट सर्किट करंट बहुत ही हाई हो जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट में इनिशियल वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? सब ट्रांजिएंट पे। अगर वो बोलें कि स्टेडी स्टेट किस पे डिपेंड करती है, तो वो फिर आपकी एक्सेस पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, और बीच में किस पे डिपेंड करती है? ट्रांजिएंट पे डिपेंड करती है।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि कौन सा सबसे एक्यूरेट मेथड होता है वोल्टेज रेगुलेशन का। ठीक है, तो हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जिसमें सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड की बात की थी। तो सबसे जो एक्यूरेट मेथड है वो होता है अमेरिकन इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड मेथड, क्योंकि एक तो ये ईएमएफ को भी काउंट करता है, ये एमएमएफ को भी काउंट करता है, और साथ में सैचुरेशन को भी पिक्चर में लेता है। तो ये तीनों चीज़ को काउंट करता है, तो इसलिए ये ज़्यादा एक्यूरेट मेथड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। अब क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन अ सेलिएंट पोल मशीन सिंक्रोनस मशीन द एयर गैप इज। तो सिंक्रोनस मशीन का सबसे पहले पोल देख लेते हैं। अगर ये आपका बाहर का रोड क्या है, स्टेटर है, ये स्टेटर है, तो आपका जो पोल होता है, वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके का आपका पोल रहेगा। ठीक है, तो पोल क्या रहता है, पोल आपका इस पॉइंट पे सबसे कम एयर गैप रहता है और इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा, मतलब दोनों एंड पे बहुत ज़्यादा गैप रहता है। यहाँ पे भी ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा है, और यहाँ पर आपका सबसे कम है। ठीक है, तो यानी कि मिडिल में सबसे ज़्यादा होगा और आउटसाइड पे कम होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है बी, लीस्ट अंडर द मिडिल ऑफ द पोल शू एंड इंक्रीजेज आउटवर्ड। तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। लार्जेस्ट अंडर द मिडिल जो कि बिल्कुल गलत है, और किसी एक साइड ज़्यादा होता है एक साइड कम होता है ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि मिडिल में ही सबसे कम होगा और दोनों साइड पे सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नेसेसरी कंडीशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो जनरेटर आपके हैं G1 और दूसरा जनरेटर है G2, तो दोनों को अगर पैरेलल करना है तो सबसे पहली चीज़ जो इसेंशियल होती है वो होती है कि फ्रीक्वेंसी तो आपकी दोनों की सेम होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी क्या है, फेज सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए, और तीसरी क्या है, वोल्टेज भी सेम होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें अगर सेम है तभी आप दो या उससे ज़्यादा जनरेटर को पैरेलल कर सकते हैं। तो अब ऑप्शंस पे चलते हैं। तो ऑप्शन में सेम वोल्टेज मैग्नीट्यूड बिल्कुल सही है, सेम फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए, सेम प्राइम मूवर स्पीड नहीं होनी चाहिए, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है, और सेम फेज सीक्वेंस भी सही है। तो इसमें से गलत आंसर कौन सा है, आपका सी आंसर आपका रॉन्ग है। तो ये आपका सी ऑप्शन हमारा इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा है कि विच इज़ नॉट अ नेसेसरी कंडीशन, तो सी आपकी नेसेसरी कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए हम 1 से 30 क्वेश्चन करेंगे जो कि ईएस में 2004 तक आ चुके हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम और 30 क्वेश्चन करेंगे, और फिर 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। सिंक्रोनस मशीन में टोटल 88 क्वेश्चन आए हैं ईएस में पिछले 17 ईयर्स में, तो उस पूरे को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे 30 के बैचेस में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।